तो बेटा कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो बेटा बहुत ज़्यादा बच्चों में दिक्कत चल रही है रीचेकिंग को लेके, है ना, वेरिफिकेशन को लेके, रीवैल्यूएशन में लेके कि सर हमारे मार्क्स अगर बढ़ गए तो क्या होगा, कम हो गए तो क्या होगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो मैंने कहा यार देखो बेटा, मैं आपको जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके अकॉर्डिंग पहले बात करता हूँ। पहले तो ये हुआ यार, जो ये थर्ड पार्टी आप लेके आए ना कि उनसे कॉपी चेक कराई, ये बहुत बेकार हुआ। मैंने इस पर कल वीडियो भी बनाया हुआ था। और फिर मैंने ये भी कहा कि जनरली सीबीएसई को लाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बच्चा बहुत पैनिक है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है। मतलब 3-4 सब्जेक्ट में कुछ और, एक सब्जेक्ट में धराम से काम लग गया, है ना। 3 सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया गए हैं, 2 सब्जेक्ट में काम लग गया। तो बेटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो आई होप सीबीएसई इस पे कुछ बोलेगा भी, है ना। तो अपन उस पर नहीं, अभी अपन थोड़ा आगे बात चलते, क्योंकि बच्चा बहुत डर रहा है कि सर कहीं हमारे मार्क्स तो कम नहीं हो जाएंगे, है ना। हमने तो रीचेकिंग डलवाई है कि जो हमारी चीजें बेकार हुई है उसमें अच्छे मार्क्स हो जाए, लेकिन ऐसा तो ना हो कि मार्क्स कम हो जाए। तो मैंने कहा इस वीडियो को आज ध्यान से देखो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको वेरिफिकेशन आपकी कॉपी की रीटोटलिंग करवानी है, अनचेक्ड आंसर को करवाना है, रीवैल्यूएशन करवाना है, और कैसे आप अपने मार्क्स को सिर्फ बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। तो पूरा प्रोसेस मैं यहां बताऊंगा, बस आपको ध्यान से लगे रहना है। सबसे पहली बात एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप रीचेकिंग करवाते हैं, रीटोटलिंग करवाते हैं, रीइवैल्यूएशन करवाते हैं, एक ही चीज वाली बात है। तो इसमें अगर नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं, ठीक है, तो आपको नई मार्कशीट मिलेगी। पहली चीज ये याद रखना कि आपकी नई मार्कशीट आएगी, ठीक है। दूसरी बात कि इस पे जो प्रोसेसिंग फीस लगती है वो नॉन रिफंडेबल होती है बेटा, वो रिफंड नहीं की जाती है। ये दो बातों का आपको पता पहले होना चाहिए। उसके बाद अब अपन आगे की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जनरली आपकी जो आंसर वो होती है, आंसर शीट वो इस तरीके से होती है। यहां आपका लिखा रहता है पूरे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। यहां पर ऐसा कॉलम होता है, ठीक है। अब आप जानते हो आपको स्टेप मार्किंग दी जाती है। क्या होती है बेटा? स्टेप मार्किंग होती है। जैसे मान लो आपने आधा लिखा, फॉर्मूला लिखा, तो उसके आधे नंबर मिल गए। फिर आपने आधा स्टेप कर दी, उसके आधे नंबर मिल गए। तो ये आधे और आधे क्या हो गए? एक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कितने नंबर मिल चुके हैं भैया? एक नंबर मिल चुके हैं। इस तरीके से मार्किंग की जाती है। हाँ, जैसे मान लो सेकंड में यहां पर आधा हो गया, फिर यहां पर आधा हो गया, और फिर यहां पर आधा हो गया। तो अब ये कितने हो गए? 1.5 हो गए। तो यहां पर 1.5। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको टोटल कितने मिले? ये। और यही आपकी मेन आंसर शीट के स्टार्टिंग में भी ये पेज होता है, ऐसा होता है। भाई मेरे को ये इसलिए पता है क्योंकि मैंने कॉपी चेकिंग की हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, मेन फर्स्ट पेज पे भी होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के कितने मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के कितने मार्क्स हैं, ऐसे। अब एक कंडीशन जो सबसे पहले बन सकती है, मान लो उनने कॉपी चेक करी, आपके फर्स्ट में 1 नंबर आया, सेकंड में 1.5 नंबर आया, लेकिन जब इसको वो कॉपी कर रहे हो यहां पे, तो फर्स्ट में तो उन्होंने 1 डाल दिया, लेकिन शायद दूसरे वाले में उन्होंने ध्यान से नहीं देखा और उन्हें आधे मार्क्स डाल दिए शायद, या 1 नंबर डाल दिए। मतलब यहां से यहां कॉपी करने में क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। या फिर यह भी हो सकता है कि मान लीजिए यहां पर आपको 1/2 मिला, यहां पे हाफ मिला, यहां पे हाफ मिला, तीनों कितना हो गया? 1.5, और यहां पर उन्होंने सिर्फ 1 ही लिखा। तो ये वाली जो गलतियां होंगी जब आप मंगाएंगे, कॉपी को आप मंगा लेंगे वेरिफिकेशन के अंदर, कॉपी को जब आप मंगा लेंगे तो कॉपी में ये चेक करेंगे, और अगर आपको टोटलिंग मिस्टेक दिखती है तो आपको भैया सिर्फ रीटोटलिंग करनी है। क्या करनी है भैया? रीटोटलिंग। आप चेक कर लोगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप रीटोटलिंग करिए। इसको करवाने के लिए आपको यहां पर देने पड़ते हैं 500 रुपए, 500 रुपीज चार्ज होता है भैया, ठीक है। रीटोटलिंग 500 रुपए। तो रीटोटलिंग में तो आपके मार्क्स कम होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मतलब समझ में आया क्या हुआ? या तो यहां से यहां कॉपी में गलती हो सकती है, या यहां पर एडिशन करने में गलती हो सकती है, वो जाएगा किसके अंदर बेटा? रीटोटलिंग के अंदर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक ही नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 चेक ही नहीं हुआ, तो उसके मार्क्स ही नहीं गए होंगे ये। और फिर 5, 6 अब हो गया, तो ये जो क्वेश्चन है ये जाएगा अनचेक्ड आंसर में। कहां जाएगा बेटा? अनचेक्ड आंसर। तो इसके लिए आपको क्या भरना पड़ेगा? अनचेक्ड आंसर। फिर वो लोग कॉपी को ओपन करेंगे, जो क्वेश्चन चेक नहीं होगा सिर्फ उसको चेक करेंगे।
भाई वो बाकी क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो देखेंगे चेक 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 चेक, क्वेश्चन नंबर 4 अनचेक्ड, इसको चेक कर दो और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी वो बातचीत ही नहीं करेंगे क्वेश्चंस पे। तो यहां तो आपके मार्क्स कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन चेक नहीं है तो आप अनचेक्ड आंसर के अंदर डाल दो, है ना, 500 रुपीज चार्ज है। इधर पे रीटोटलिंग के अंदर डाल दो, 500 रुपीज चार्ज। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? डन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रीवैल्यूएशन की। ठीक है सर, ठीक है सर, किसकी बात करते हैं? रीवैल्यूएशन के अंदर। अब रीवैल्यूएशन के अंदर जब हम बात करते हैं बेटा, तो रीवैल्यूएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है सर? सर इसमें क्या होता है कि आपके पास आंसर शीट आई, आपने चेक करी, है ना, मान लीजिए आपको फर्स्ट वाले में 1 नंबर दिया गया है। ये क्वेश्चन था कितने का बेटा? 4 नंबर का। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितने का था? 4 नंबर का। और फर्स्ट में आपको मार्क्स कितने मिले? 1 नंबर। अब आपने इसको अपने टीचर्स वगैरह को भी दिखा दिया, कॉपी आ गई आपके पास, टीचर्स को दिखाया, टीचर्स ने कहा हाँ यार तुम्हें 4 नंबर तो मिल सकते हैं, मतलब 4 नहीं तो 3 तो मिल सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा मिलेंगे। आप कंफर्म हो गए? तो आपने कहा भैया मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 को रीवैल्यूएट करवाना है। इधर बेटा क्वेश्चन वाइज पेमेंट होती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, तो आपको वहां लिखना पड़ेगा, वहां सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, ऐसे ऐसा आएगा आपके पास। तो आपको कौन सा क्वेश्चन रीवैल्यूएट करवाना है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में गलती थी, आप क्वेश्चन नंबर 1 को टिक कर देंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन को वापस चेक करवाना है, वापस वो चेकिंग करवानी है क्वेश्चन नंबर 1 की, बस। अरे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 3 पे टिक नहीं लगाया भैया, वो 2 3 को हाथ भी नहीं लगाएगा, वो सिर्फ डिस्कस करेगा क्वेश्चन नंबर 1 पे। और अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो वो बढ़ा के 3 कर देगा, नहीं तो एज इट इज। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है, होता है ऐसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में मान लीजिए आपके चेक करा उनने, चेक करने के बाद उनने आपको दे दिए 1.5 नंबर, ठीक है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो उसमें आपको सिर्फ मिलने चाहिए थे आधा नंबर। कितना मिलना चाहिए था भैया? आधा नंबर। आपने वापस ही अपने टीचर्स को दिखाया, स्कूल वाले जो भी आपके पास जब कॉपी आई, तो उन्होंने कहा सही बात है, आपको इधर पे 1 नंबर ज्यादा मिल चुका है और आपको मिलना कितना चाहिए था? आधा नंबर। तो अब आपके मन में डाउट होता है, अगर मैंने इस क्वेश्चन को चेकिंग पे दिया, यहां मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो ये ना करे कि यहां कम कर दे, तो मैंने अभी क्या बोला, जब तक आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5th वाला, क्वेश्चन नंबर 5th में टिक नहीं लगाया होगा, क्वेश्चन नंबर 5th को जांचने की परमिशन नहीं दी होगी, वो हाथ तक नहीं लगाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास है जिसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल गए हो, तो उन क्वेश्चंस पे टिक करना ही मत। आप सिर्फ उन पे टिक करिए जिन पे आपके चांसेस हैं, जिन पे आपकी चेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई है, जिनमें आपको लग रहा है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप उस पर टिक कर दीजिए, तो आपको भैया वही क्वेश्चन चेक होंगे और कुछ नहीं। तो इसके तहत ना तो आपकी रीवैल्यूएशन में आपके मार्क्स कटने वाले हैं, ना रीटोटलिंग में जा रहे हैं, और ना अनचेक्ड आंसर में जा रहे हैं। इस तरीके से अगर बच्चे ने 5th क्वेश्चन में भी टिक लगा दिया तो फिर तो ये क्वेश्चन चेक होगा, और अगर हुआ तो भाई वो इस बार तो पूरी बारीकी से करेगा, और अगर आपके आधे नंबर आ रहे हैं तो वो 1.5 नंबर को काट के आपके आधे नंबर ही देगा। तो ये री एवेल्युएशन का है। तो जिसको लगता है तो वो री एवेल्युएशन में डाल दे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चंस को डालना जहां पर आपके बढ़ने के चांसेस हो। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब बेटा यहीं पर एक और चीज आ रही है बच्चों के साथ, जिनकी कंपार्टमेंट आ गई है। जिनकी क्या आ गई है बेटा? कंपार्टमेंट। तो यार बच्चा बोल रहा है नहीं सर हमारे 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं, ये सारी चीज। तो मैंने कहा अगर बढ़ सकते हैं ना तो बिल्कुल वेरिफिकेशन में डाल दो, बिल्कुल डाल दो वेरिफिकेशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डालिए उसको वेरिफिकेशन में। मैं तो बोल ही रहा हूं आप वेरिफिकेशन में डाल दीजिए अगर आपको लग रहा है तो। लेकिन क्या होता है बेटा, वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस भी लंबा होता है, और आपका जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है ये मिड ऑफ जुलाई मान लीजिए, है ना, क्या मिड ऑफ जुलाई, 17 जुलाई, क्या मिड ऑफ जुलाई के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर आपके पास ज्यादा दिन नहीं होते, 45 टू 50 डेज होते हैं। तो मेरा बस ये कि वेरिफिकेशन में आप डाल दो, लेकिन बेटा आप पढ़ना भी चालू कर दो, नहीं तो आपकी क्या होगा, वेरिफिकेशन के दिमाग की वजह से आप ये पढ़ भी नहीं पाओगे, और खुदा ना खास्ता अगर नहीं पढ़े तो आपको एग्जाम तो देना ही है ना यार बेटा यार, और एग्जाम देना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। और पढ़ाई भी थोड़ी लॉजिकली करिए बेटा। कैसे करेंगे लॉजिकली? पहले आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले करते चलो, मैंने कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करो, फिर उसके बाद अपने वीक चैप्टर्स पे आओ,
सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं, कम इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे आओ, जिसमें कम मार्क्स भी आते हैं और जिससे बहुत कम पूछा जाता है, तो फिर टारगेट करो उन वाले को। लेकिन सबसे पहले किसको टारगेट करोगे बेटा? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन यहीं से आता है। और मैं आपको बोलूं तो कंपार्टमेंट का पेपर इजी नहीं आता है। कंपार्टमेंट का पेपर एज यूजुअल आपके जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आया था उसी लेवल को मैच करता हुआ आता है। तो अगर कोई कंपार्टमेंट वाला हो तो बेटा वेरिफिकेशन के लिए ऐसा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज इसके लिए भी रेडी रहिए। तो इसमें मैंने आपको बता दिया, बच्चा बहुत मुझसे पूछा था सर हमारे मार्क्स कम ना हो जाए, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है। और अगर मार्क्स में डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो बेटा नई मार्कशीट आएगी, और जो भी प्रोसेसिंग फीस लगी है वो रिफंडेबल नहीं। ठीक है, बाकी अभी सीबीएसई बयान देगा, वैसे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करना चाहिए बेटा, क्योंकि हर जगह पे ये देखने को मिल रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देखने को मिला है। ठीक है, बाकी आप कमेंट में बताइए, है ना। तो बहुत सी जगह लिखा हुआ है जस्टिस जस्टिस, हम भी चाहते हैं यार कि ये सब चीज़ें क्लियर तो हो। तो एक बार आप भी कमेंट में अपनी राय बताएं। और बेटा इस तरीके से आपकी रीवैल्यूएशन रीचेकिंग वगैरह में मार्क्स का बिल्कुल भी नीचे जाने का चांसेस नहीं है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी वो जो अमाउंट वाला है वो आप एक बार देख लीजिएगा, 500 रुपीज, मैंने उसको एग्जैक्ट नहीं देखा, बस मैंने पॉइंट्स को देखा था कि कहाँ कहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ते और कम होते हैं, तो मार्कशीट्स पे क्या होता है, और वो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पढ़ाई चालू कर दीजिए अगर किसी की कंपार्टमेंट है बेटा, क्योंकि समय बहुत कम होता है ना। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले फोकस करिए, फिर बाकी के बाद में देखिए। बाकी होप फॉर द बेस्ट, सीबीएसई जल्दी से जल्दी कुछ बताए कि क्या हुआ है ये रिजल्ट के अंदर। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक।